के 72वें गणतंत्रात्मक महापर्व के पावन उपलक्ष्य में ऐसे पावन दिवस को जिन्हें कहा गया कि विश्व का सबसे महानतम दिवस है आज का दिन, हम यहाँ एकत्र हैं उसे सेलिब्रेट करने के लिए। मैं अपनी ओर से और समस्त डीएवी परिवार की ओर से आप तमाम को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहूँगा। साथ ही चूँकि ये नूतन वर्ष की शुरुआत है तो नए वर्ष की भी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ आप तमाम को। आज के दिन ऐसे अवसर पर खासकर अपने वक्तव्यों में, अपने भाषणों में जो सारी बातें कही जानी चाहिए, स्वागत भाषण के बहाने हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन मिस्टर के सिंह ने सब कुछ कह दिया। इन्होंने समझा था कि बोलने वालों की संख्या कम होगी, उन तमाम की ओर से ये अकेले बोल गए और एक संकट भी इन्होंने पैदा कर दिया जो आने वाले वक्ता हैं उनके लिए कि वो बोलें तो क्या बोलें। जो कुछ बोलेंगे बातों की पुनरावृत्ति ही होगी, रिपीटेशन ही होगा, कोई नई बातें वो कर ही नहीं सकते। इन्होंने कोई कोना खाली छोड़ा ही नहीं। चलिए, इसके लिए स्वागत भाषण के साथ साथ इतने इंफॉर्मेटिव स्पीच के लिए मैं तहे दिल से मिस्टर के सिंह जी, प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, मैं उनको भी तहे दिल से बधाई देता हूँ। और इनके भाषण के माध्यम से बहुत सारी नई बातें सामने आई सतह पर, फ्लोर पर, और हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। मैं शायद वक्ता उस स्तर का नहीं हो सकता हूँ, लेकिन श्रोता, मैं कुशल श्रोता हूँ और स्वभाव से ही संग्रही व्यक्ति। जहाँ जो कुछ सुनता हूँ अपने खाते मुँह से नोट करता हूँ। सर, आपने जो आज कहा स्वागत के संदर्भ में, उसमें से ज़्यादातर बातें मेरी मेमोरी अभी ठीक ठाक है, तो मैंने उसे अपने जेहन में उतारा और जो पूर्व में हमारे हृदय प्रदेश में या मानस पटल पर जो सारे इंफॉर्मेशंस हैं उसमें इजाफा काफ़ी कुछ हुआ है। मैंने उसमें बढ़ोतरी की है, संग्रह किया है यहाँ भी इस मौके पर। तो मैं मानता हूँ कि बहुत रात को मैं कहीं बाहर था, मैं आना हुआ। हमारे दोनों प्रिंसिपल साहब काफ़ी कल परेशान हुए, बहुत कॉल्स मैंने देखा। कल दिन में तो कॉल देख नहीं पाया, रास्ते में ही था। और सुबह बड़ी व्यग्रता हुई कि इतनी बार लोगों ने कॉल किया और मैंने जवाब नहीं दिया। मेरा दायित्व तो बनता, अब मैं फ़ोन मैंने उठाया ही था कि मैं रिंग बैक करूं, तब तक दोबारा इनका फ़ोन आ गया। मैंने कहा भाई मैं बाहर था, मैं आपके फ़ोन कॉल्स का जवाब नहीं दे पाया, लेकिन मैं अब आ चुका हूं और जो समय है सीनियर विंग का वहाँ तो मैं जा नहीं पाऊँगा, तैयार होते होते देर हो जाएगी। मैं थोड़ी जल्दीबाजी करता हूँ और आपके यहाँ ज़रूर आने की कोशिश करता हूँ। और मैं आप लोगों के बीच आ सका, आप लोगों के दर्शन मिले और आप लोगों की बातें सुनी। आपके अब तो मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, आप लोगों के जैसे स्वागत करने वाले लोग मिल जाएं तो खुशी होती है, स्वाभाविक है। और हाँ, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ आपके बीच आकर। कुछ बातें आज के दिन, चूँकि मैं मूलतः डीएवियन हूँ, भले मैं रिटायर्ड अपने आप को कहता हूँ, लेकिन मैं गौरव के साथ इस बात का ऐलान आपके बीच भी करना चाहूँगा कि जीवन की अंतिम सांस तक, जीवन की अंतिम सांस तक, जब तक लास्ट ब्रीथ हमारा होगा, तब तक मैं रिटायर्ड हुआ तो क्या हुआ, डीएवियन ही रहूँगा, डीएवियन हूँ। और मुझे लगता है मरणोपरांत भी, दुनिया को छोड़ने के बाद भी डीएवी को भुला नहीं पाऊंगा।
चूंकि डीएवी में आने के पूर्व भी 10 वर्षों तक मैंने बिहार सरकार में हाई स्कूल की नौकरी की थी। मैं सहायक शिक्षक हुआ करता था और किसी कारण से, वो लंबी कहानी है, मैंने नौकरी छोड़ी और फिर डीएवी में आया और बड़ा लंबा समय मेरा डीएवी में बीता। मैंने भी आपकी तरह प्राइमरी टीचर से नौकरी शुरू की थी डीएवी में। ये बात दूसरी है कि मुझे एडहॉक वगैरह पर रहने का मौका नहीं मिला। 23-24 रोज तक मैंने काम किया, उसके बाद में ग्रेड मुझे मिला और फिर 2-2.5 साल ज़्यादा से ज़्यादा किसी एक लेवल पे रहा और डीएवी ने शायद मेरी पहचान की। क्या मुझ में देखा मैं नहीं जानता और धड़ाधड़ मेरा, मैं 8-9 प्रमोशन पाया डीएवी में रहते हुए और एक प्राइमरी टीचर से लेकर रीजनल हेड तक रहा और आप लोगों के बीच रहा, आपका स्नेह मिला। जिस डीएवी ने मुझे इतना कुछ दिया, नेम दिया, फेम दिया, क्या नहीं दिया। आज मेरे सारे बाल बच्चे गवर्नमेंट जॉब में हैं, ये सब देन डीएवी की है और बड़ी संतुष्टि मिली। मैं सरकारी जॉब छोड़कर आया था, बावजूद इसके डीएवी में आकर मैं हृदय से बात करने वाला व्यक्ति हूँ, ओपन हार्टेडली बात करता हूँ, मुझे बेहद संतोष मिला, बहुत संतुष्ट हुआ। और यही कारण है कि मुझे बीच में और कोई मौके मिल रहे थे, मैं कहीं नहीं गया डीएवी को छोड़ करके। डीएवी ने काफी सम्मान दिया है, तो ऐसे महकमे को मैं ताजिंदगी भुला नहीं सकता हूँ। और मैं रिटायर हुआ तो क्या हुआ, जिंदगी भर और जिंदगी के बाद भी मैं डीएवियन ही रहूंगा। आइए आज के दिन खासकर मैं मंचस्थ हूँ। आज का दिवस है जिसके संबंध में जितना कुछ कहा जाए बहुत कम है। संकट में तो आपके प्रधान महोदय ने डाल ही दिया मुझे, लेकिन मैं अब टटोलता हूँ कुछ अपनी मेमोरी से जो आपके बीच कुछ कहूँ। देखिए, एक बात का बड़ा अफसोस है, चूंकि मैं डीएवियन हूँ, शिक्षक हूँ हृदय से, ऐसे में एक बात की चिंता होती है, न केवल बच्चे बल्कि आज के हमारे जो टीचर्स हैं, जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उन लोगों ने भी, ये बात थोड़ी कठोर हो सकती है लेकिन सत्य है, हमने पढ़ना छोड़ दिया, हमने अध्ययन से अपना नाता तोड़ लिया। अब अगर छोटी क्लास में हम क्लासेस लेते हैं तो मन में ये भावना होती है कि ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, चूँकि छोटे बच्चों के बीच हमें जाना है तो हमने अपने जीवन में काफ़ी पढ़ाई की है, हमारा जो ज्ञान का संचित कोश है वो इतना विस्तृत है कि आगे कुछ करने की जरूरत इन बच्चों को पढ़ा दिया जाएगा। शायद हम भूल जाते हैं कि हम किस जमाने के पढ़े लिखे लोग हैं और जमाने में कितना आमूल चूल परिवर्तन है। आज ये जो जेनरेशन है, इसको पढ़ा पाना शायद बिना पढ़े लिखे और अपने को अपडेटेड किए बगैर संभव नहीं है। हमें इस बात का ख्याल करना चाहिए। जब तक हम पुस्तकों से जुड़े नहीं रहेंगे, जब तक हम अध्यवसायी नहीं रहेंगे, जब तक हम अध्ययनशील नहीं रहेंगे, हम इस जेनरेशन को पढ़ा नहीं सकते। मौका मिल जाए तो हमारे सामने बैठे जो क्लासरूम के बच्चे होते हैं वो हमें पढ़ा डालें। इतने इंफॉर्मेटिव आज के बच्चे हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम किसी और मुगालते में होते हैं और हम पढ़ते नहीं। हमें चाहे हम छोटे बच्चों को पढ़ाएं या बड़ी क्लासेस में जाएं। ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर होने के बाद में छोटी क्लासेस में गया। डीएवी में मेरा अपॉइंटमेंट भी डायरेक्ट +2 क्लासेस के लिए हुआ था, लेकिन मैंने छोटे बच्चों को बहुत करीब से देखा और लीजर पीरियड में मैं जब कभी अगर भ्रमण में भी हूँ, राउंड पे हूँ, कोई क्लास खाली चला जाए तो मुझे पढ़ाने में आज भी अच्छा लगता है। आज भी कोई क्लास मिल जाए तो सब काम से ज़्यादा बेहतर वही काम मुझे लगता है। मैं हृदय से आज भी शिक्षक हूँ। तो ऐसे में मुझे इस बात का दर्द कचोटता है। जब मैं क्लासेस में जाया करता था तब भी बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ टीचर्स ने अगर छोड़ दिया और मेरी नज़र पड़ गई तो मैं हिदायत देता था कि आप पढ़िए,
बगैर पढ़े आप क्लासेस में चले आते हैं। आप मुगालते में है कि आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिख कर रखा है। हो सकता है आपने पढ़ाई की है, लेकिन वो पढ़ाई उस जमाने की है, जमाना बदल चुका है। नए जमाने के लिए, इस न्यू जनरेशन को हमें तैयार करना है और इसके लिए नई पढ़ाई की जरूरत है और इस काम के लिए आपको रोजाना पढ़ना पड़ेगा। आप पुस्तकों से जुड़े रहेंगे तभी आप सही शिक्षक कहला सकते हैं। चाहे आप टीचर हों, आप लेक्चरर हों, आप प्रोफेसर हों, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में, कोई अंतर नहीं पड़ता। आप पुस्तकों से जुड़े रहेंगे तभी आप इस जनरेशन को प्रॉपर गाइड कर सकते हैं, प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं। तो आप जरूर पढ़ें, बच्चों को भी पढ़ने के लिए कहें। खासकर मैं बहुत बड़ी दुनिया का वास्ता न रखते हुए आपसे बातें करूं, तभी एक बात तो जरूर कहना चाहूँगा कि आप 26 जनवरी आज व्यतीत कर रहे हैं। पूरा राष्ट्र आज गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहा है। हम बच्चों के बीच जाते हैं, बच्चों को पूछते हैं गणतंत्र दिवस के विषय में, तो बच्चों को प्रॉपर इसकी जानकारी नहीं है। वो आप बच्चों को कहें कि संविधान लिखा गया, जैसा कि आपको सब जानकारी मिल गई, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू किया गया, हमारे प्रिंसिपल साहब ने वो भी कह दिया। कि इसी 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था। भाषण में आपने सुना, रावी नदी के किनारे कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित नेहरू के नेतृत्व में जो मीटिंग चल रही थी, उसमें लोगों ने संकल्प लिया था कि जब तक हम पूर्ण आजादी, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक ना हम चैन से बैठेंगे, ना अपने शत्रुओं को चैन से बैठने देंगे। ये उनका संकल्प था। यही कारण है कि जब लॉर्ड माउंटबेटन ने, चूंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब ये पारित हो गया कि अब भारत को आजाद कर देना है, अब बहुत दिनों तक उसे गुलाम बनाकर हम नहीं रख सकते, हमें अपनी शासन सत्ता को वहां से समेटना है, तो फिर ये बातें भारत तक आई और यहाँ के नेताओं को चिंता हुई और लोग फिक्रमंद हुए कि हमें अपने आप को अब तैयार कर लेना है अपने यहाँ, अपने देश की शासन सत्ता को संभालने के लिए, और उसके लिए हमें कानून चाहिए, अपना संविधान चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। फिर जो अग्रणी नेता थे पंडित नेहरू और सरदार पटेल, उन दोनों ने चिंता की कि संविधान लिखने वाला तो कोई देश में आदमी ही नहीं है। इस बात को आप जानिए, बच्चों को बताइए खास करके, चूंकि यही हम भूल करते हैं। शायद हमें ही इस बात की अच्छी जानकारी, खुल्लम खुल्ला जानकारी, आर पार जानकारी नहीं होती, तो हमें सख्त स्वभाव होती है लोगों के बीच बोलने में। मैं दो टुक बोलता हूँ और मैं जो बोलता हूँ उन तमाम का कागजी प्रमाण होता है, पुस्तकें होती हैं, आप भी पढ़ें। मैं पुस्तक का नाम दूंगा आपको। एक पुस्तक लिखी गई, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लेखक हैं डॉक्टर रामशंकर अग्निहोत्री, और इस पुस्तक की भूमिका लिखी है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो हमारे बहुत पूर्व प्रधानमंत्री रहे, स्वर्गीय हुए। तो बहुत आधारभूत पुस्तक है, आप भी पढ़ें। आप पढ़ने वाले आदमी, पता नहीं कितने लोग पढ़ेंगे, लेकिन आप सुन लें जरूर। इन दोनों अग्रणी नेताओं ने चिंता की कि हमें अपना कानून बनाना है, संविधान लिखना है, चूंकि अब देश तो तुरंत आजाद होगा, आज या कल या 2-4 दिनों के बीच, एक सप्ताह के अंदर घोषणा हो जानी है। ऐसे में संविधान लिखने की चिंता हुई, तो लोगों ने सोचा, उस समय अंतर्राष्ट्रीय संविधानों के बहुत बड़े प्रख्यात विद्वान सर इवोर जेनिंग्स नाम के स्कॉलर थे। तो इन नेताओं ने सोचा कि उन्हीं को आमंत्रित किया जाए संविधान लिखने के लिए, क्योंकि अब जब देश आजाद होगा तो तुरंत उसकी जरूरत पड़ जाएगी। ऐसे में हमें संविधान अपना बनाना है। इस बात की खबर गांधी जी तक गई। गांधी जी ने दोनों को बुलाया अपने पास और कहा, तुम लोग चिंता कर रहे हो संविधान लिखने की? कहा, हाँ, अब तो बहुत कम दिन हमारे पास बचे हैं, देश आजाद हो जाएगा, ऐसे में अपना संविधान चाहिए।
और इतने बड़े देश, इतनी विभिन्नताओं से युक्त देश के संविधान को लिखने वाला कोई चाहिए, वैसा दिमागदार आदमी जो है नहीं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि जो एक फॉरेन के इतने बड़े लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संविधानों के ज्ञाता हैं, उनको बुलाया जाए संविधान लिखने के लिए। गांधी जी ने कहा कि दुनिया क्या कहेगी, भारत जैसे विशाल देश जो आजादी के लिए सैकड़ों वर्षों तक संघर्ष करता रहा, एक संविधान के लिखने योग्य आदमी नहीं है भारतवर्ष में। हमारी नाक कट जाएगी फॉरेन की बिरादरी में। बेहतर है कि मेरा एक सुझाव है, चूंकि उसके पहले संविधान सभा का गठन हो चुका था, ऐसे में पिछले संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लंबा स्पीच हुआ था और उस स्पीच में डॉक्टर अंबेडकर ने फॉरेन के तमाम संविधानों की विशेषताएं बतलाई थी, विस्तार पूर्वक उन्होंने चर्चा की थी। तो गांधी जी ने इशारा किया कि क्या आप लोग पिछली सभा में मौजूद थे? तो क्या आपने डॉक्टर अंबेडकर का भाषण सुना था? कहा हाँ जी बापू, हम लोगों ने सुना था। कहा सुना था तो क्या इस पर भी आपका विश्वास डगमगा रहा है? मुझे तो लगता है कि ये भार अगर डॉक्टर अंबेडकर को दिया जाए तो वो इस योग्य है कि वो इस देश का संविधान लिख पाएगा। लोग राजी हो गए, हाँ ऐसा हो सकता है। और फिर 29 अगस्त 1947 देश आजाद हो चुका। 15 अगस्त को ही 29 अगस्त की संविधान सभा की बैठक में संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति जिसको कहते हैं, उसका गठन हुआ और उसमें 7 सदस्य मात्र थे। कुछ सदस्यों की संख्या ज्यादा है, बहुत सारी समितियां बनी थी। ये ड्राफ्टिंग कमेटी में मात्र 7 मेंबर्स थे। बाकी सारी कमेटियों में असंख्य सभी विभागों के लिए अलग अलग कमेटी बनी थी तैयारी के लिए, लेकिन जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके चेयरमैन बाबा साहब थे, उसमें केवल 7 सदस्य थे। अब आप सुनेंगे डॉक्टर अंबेडकर को उसी सभा में 29 अगस्त 1947 की संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया, चेयरमैन उन्हें बनाया गया। उनको छोड़कर 6 सदस्य और हुए और ये जिम्मेदारी उनको उसी दिन दी गई। जो 6 सदस्य उनके अतिरिक्त थे, सौभाग्य या दुर्भाग्य ऐसा संजोग हुआ, एक उसमें अमेरिका में थे जो लौट कर आए नहीं, उनका कोई योगदान नहीं। एक उसमें मेंबर थे जिन्होंने रिजाइन किया और दोबारा उनकी जगह पर दूसरे सदस्य का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। 2 पार हो गए। तीसरे लोग वो सरकारी कामकाज में इतने व्यस्त थे कि एक भी दिन फुर्सत नहीं मिली कि वो खोज खबर लें कि संविधान लिखा जा रहा है, मेरे भी उसमें जरूरत है। 2 लोग उसमें से ऐसे हुए जो इतने बीमार थे, अपनी बीमारी के चलते वो दिल्ली से प्रायः बाहर ही रहे और उनका कोई योग, कुल मिलाकर 6 के 6 सदस्यों का लेखा जोखा उस पुस्तक में है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अकेले ऐसे बच गए जिन्होंने पूरे संविधान की ड्राफ्टिंग की। आज के दिन हमें उनके प्रति शुक्रगुजार होना चाहिए। और ये संविधान लिखने में 2 साल 11 महीने जो कहा जाता है, बहुत जगह आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगा। मैं खुली चुनौती देता हूं उन तमाम इंफॉर्मेशन को। मात्र 6 महीने। मैं अगस्त की बात कर रहा हूं ना, और ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है मेरे पास। 29 अगस्त को कार्य आरंभ हुआ, संविधान लिखने का काम शुरू हुआ और फरवरी 1948 के अंतिम सप्ताह में संविधान लिखकर पूरा हो गया। मात्र 6 महीने में यह संविधान लिखा गया, जो विश्व का सबसे सुदीर्घ संविधान है। लिखित इतना बड़ा संविधान पूरे विश्व में किसी कंट्री का नहीं, किसी देश का नहीं। इतने बड़े महत्वपूर्ण देश का इतना बड़ा महत्वपूर्ण संविधान मात्र 6 महीने में अकेले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिख दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसा विद्वान न उसके पूर्व भारत में हुआ था, न उसके बाद में हुआ। इतने बड़े न भूतो न भविष्यति, इतने बड़े स्कॉलर थे।
और उस समय भी एक से एक स्कॉलर थे संविधान सभा में, बड़ी लंबी संख्या थी सदस्यों की, लेकिन सभी उनका लोहा मानते थे। पूरे विश्व के संविधान टिप ऑफ टंग बाबा साहब को था, और तब उन तमाम संविधानिक अच्छाइयों को समेट कर भारत का संविधान लिखा गया मात्र 6 महीने में। और 1948 फरवरी अंतिम सप्ताह में संविधान सभा के पटल पर भारतीय संविधान को रखा गया। संविधान सभा ने ध्वनि मत से उसे मंजूरी दी, क्लैपिंग की, और एक टीएम कृष्णाचारी थे, बड़े विद्वान साउथ इंडिया के, और उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की। बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद बाबा साहब को दिया उस सभा में। और वही संविधान, चूंकि वो रावी नदी के किनारे, लाहौर की रावी नदी के किनारे का संकल्प 26 जनवरी का था 1930 का, इसीलिए लोगों ने संविधान को लागू करने का दिवस ही 26 जनवरी ही चुना, और 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हो गया। उसके पहले देश आजाद 47 में हुआ था, लेकिन 25 जनवरी 1950 तक हम बस जो विदेशी शासन सत्ता और उनके नियम कानून कायदे थे उन्हीं के अनुसार अपने देश का संचालन, शासन व्यवस्था, अपनी सत्ता का संचालन कर रहे थे। 26 जनवरी 1950 को हम पूर्ण रूपेण संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित हुए। ये है भारत, और ये है इनका संविधान, ये है इनकी आत्मकथा। और इस प्रकार से ये देश आजाद हुआ, और इतना बड़ा संविधान है, उसमें तो इसके अनुच्छेद, इसका आर्टिकल, इसके भाग, उपभाग, अनुसूची, उसकी संख्या लिमिटेड थी। फिर संविधान होता रहा, संशोधन होता रहा, नई नई बातें जुड़ती रही आवश्यकता के अनुसार, बदले जमाने के अनुसार, और आज और ज़्यादा इसका स्वरूप सुदीर्घ हो गया है, काफ़ी लंबा है, काफ़ी विस्तृत है, इसकी भी संख्या है। मैं इन तमाम बातों पे नहीं जाना चाहता। आप सारे विद्वान, सारे स्कॉलर यहाँ बैठे हैं, मुझे लगता है मैंने जो कहा उससे ज़्यादा बातें आपके जहन में पहले से ही है। मैं केवल इतना आग्रह करना चाहूँगा कि आप जब क्लासेस में जाएं तो खासकर, जैसे आज बच्चे होते तो ज़्यादा आनंद आता, कुछ ज़्यादा बातें मैं कह पाता, लेकिन आप टीचर्स बैठे हैं, आपके माध्यम से, और ख़ासकर मुझे खुशी है प्रिंसिपल साहब ने कहा कि ये ऑनलाइन है, ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, हमारे बच्चे घर में बैठे, पेरेंट्स घर में बैठे हैं, वहाँ से भी वो देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है, बच्चे सुन रहे हैं। अगर इसमें से कोई नई बात आपको लगे तो निश्चित रूप से आप हमारे इस कमिंग जनरेशन को, हमारे बच्चों तक जरूर पहुंचाएं, उन्हें अवेयर करें, उन्हें सत्यता की जानकारी दें। हमारा इतिहास हमें जानना चाहिए। कहते हैं जिस देश का इतिहास रोता है, जिस देश के वासी अपने इतिहास को नहीं पढ़ते, उसका इतिहास के साथ साथ भूगोल भी रोता है, उसका भूगोल भी गड़बड़ाता है, और उसकी सरहदें डगमगाती है। हम भारतवासी हैं, हमें अपने देश पर फक्र है, हमें अपने इतिहास को पढ़ना चाहिए, और कमिंग जनरेशन तक हमें उस इंफॉर्मेशन को पास ऑन करना चाहिए, बताना चाहिए, ताकि वो अवेयर हों, उनमें जिज्ञासा पैदा करनी चाहिए कि वो पढ़ें, किताबों से जुड़े। आज का ये जनरेशन ने पढ़ना छोड़ दिया है। आप भी नपी तुली बातें पढ़कर जाते होंगे, या पढ़ते भी नहीं होंगे, पता नहीं क्या करते हैं। आप जरूर पढ़ें, आप पढ़कर जाएं, आप छोटी क्लासेस में जाएं, बड़ी क्लासेस, आप पढ़कर जाएं जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं। मैं एक अपना अनुभव आपसे बताना चाहूँगा। उस जमाने में अब तो फ्रिक्वेंटली सीबीएसई भी अपने कोर्सेज को चेंज कर रही है, नई नई बातें जमाने के अनुसार जोड़ रही है, काफ़ी संशोधन और काफ़ी परिवर्तन हो रहा है। हमारे ज़माने में लंबे समय तक, लगभग मैं कहूँ 18-20 वर्षों तक एक ही तरह का सिलेबस रहा। हमारे पुराने मित्र यहाँ बैठे हैं, वो जान रहे हैं, एक ही किताबें हम लोग पढ़ाते रहे लंबे समय तक, कोई चेंज नहीं। तब भी हम लोगों की कोशिश होती, मैं तो लिटरेचर से जुड़ा आदमी रहा, तब भी कोशिश होती थी कि हर साल उस चैप्टर, उस टॉपिक से गुजरना है तो नए तरह से, नए प्रकार से,
नई जानकारी के साथ उसे उसकी शुरुआत नए ढंग से करनी है, अंत नए ढंग से करना है। और बगैर पढ़े कभी भी क्लासेस में नहीं गया और हर साल एक ही चैप्टर को पढ़ता था, लेकिन हर साल लगता था कि ये नवीन चैप्टर है, नई चीज है। आप पढ़ेंगे तो आपको भी उसमें नई नई बातें मिलेंगी, परत दर परत इंफॉर्मेशंस के स्तर खुलते आपको मिलेंगे। ये तब होगा जब आप पुस्तकों से, बुक से अपने आप को जोड़ लेंगे, जब सच्ची मित्रता आप अपने बुक से कर लेंगे, आप अपनी पुस्तकों से कर लेंगे, तो आपको पढ़ा हुआ चैप्टर, जाना हुआ विषय भी नवीन नजर आएगा, नए इंफॉर्मेशन मिलेंगे। और तब ये जनरेशन, ये हमारे बच्चे जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनको ज्यादा जानकारियां मिल पाएंगी और सचमुच इस जमाने के लिए वो अपने आप को तैयार कर पाएंगे। तभी एक आदर्श नागरिक के निर्माण में अपनी भूमिका निभा पाएंगे। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी हम टीचर्स पर है, समाज के निर्माण का, राष्ट्र के निर्माण का। अगर हम विद्या व्यसनी हैं, अगर हम अध्यवसायी हैं, अगर हम अध्ययनशील हैं, अगर हमने अपनी पुस्तकों को अपना मित्र बना रखा है, तभी हम सोते जागते पुस्तकों से जुड़े रहते हैं, तभी हम एक सच्चा शिक्षक, तभी एक सच्चा अध्यापक, तभी एक सच्ची अध्यापिका अपने को कहला सकेंगे और तभी हम अपने कर्तव्य का निर्वहन बाखूबी कर पाएंगे। तो बेहतर है, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपने ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनी भी है और उसे अमल में भी लाएंगे। और खासकर आप जिन बच्चों के, जिस जनरेशन के निमित्त अपॉइंटेड हैं, वहां जाकर आप अपनी भूमिका, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन बखूबी कर पाएंगे। तो मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, कहने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, चूँकि वही घिसी पिटी बातें जो आज़ादी से और गणतंत्र से जुड़ी हम करते हैं हर बार। हमें नई नई बातें करनी चाहिए और हमें बच्चों को भी प्रेरित करना चाहिए, वो नई चीज़ें पढ़ें, नए नए इंफॉर्मेशंस को संग्रह करें और अपने आप को सचमुच एक मुकम्मल, एक आदर्श नागरिक बनाएं। क्यों नहीं? क्योंकि आने वाले समय में देश की चुनौतियां और बढ़ेंगी और तब उन चुनौतियों के मुकाबले के लिए जैसे नागरिक की आवश्यकता इस देश को पड़ेगी, उसकी तैयारी की जिम्मेदारी हम शिक्षकों के कंधे पर है। ऐसे में हम एक गुरुत्वपूर्ण जिम्मेदारी को लेकर के आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हम सचेत रहेंगे, सचेष्ट रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तभी हम अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन कर पाएंगे। ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर आप हैं। यही कारण है कि समाज का और तक का भी आदर के योग्य है, किंतु आप सबसे ज्यादा श्रद्धेय हैं, सबसे ज्यादा आदरणीय हैं, सबसे ज्यादा सम्माननीय हैं, आप सबसे ज्यादा पूज्य हैं इस समाज में। शिक्षक को तनख्वाह कम मिल सकती है, प्रतिष्ठा में उनकी रैंकिंग सबसे द हाईएस्ट वन, आप सबसे ऊपर हैं। आप अपने आप को कभी डीरेटिंग अपनी नहीं करें, आप सब रेटिंग नहीं कर दें। आप महत्वपूर्ण अंग हैं और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग है समाज के, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप अपने कंधे पर लेकर आगे की ओर, भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। भविष्य के निर्माण का दायित्व तो आपका है। ऐसे में आपसे उसी आशा और विश्वास के साथ कि आप निश्चित रूप से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, कर रहे हैं और हमारी और इस समाज की आशाओं पर आप खरा उतरेंगे। मैं इन्हीं शब्दों और आशाओं और विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम दिया चाहूँगा। बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन प्रिंसिपल साहब ने मुझे उधर जाने ही नहीं दिया, मोड़ दिया, तो तुरंत मैंने बटोरा कि क्या कुछ नई बातें करूं। पता नहीं ये नई है या पुरानी है, लेकिन पुस्तक आप जरूर पढ़ें। मैंने जिस पुस्तक का रेफरेंस दिया है उसे आप जरूर पढ़ें। और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जैसे स्कॉलर, पॉलिटिशियन, जिन्होंने उस पुस्तक की भूमिका लिखी है, आप एक एक शब्द पढ़िए ना। एक बार जब पुस्तक को पढ़ना शुरू करेंगे, जब तक उसका अंत नहीं आएगा। उपन्यास के तौर पे वो पुस्तक लिखी गई है। प्रथम भाग में ये बात है, 2 भागों में ये पुस्तक लिखी गई है। आपको छोड़ने की इच्छा नहीं होगी। और उस पुस्तक से एक लाभ और मिल जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर
को केवल आप ये जो छिछली जानकारी के माध्यम से जानते हैं, उनके चरित्र के इतने पहलू आपके सामने आएंगे, आपके पास बोलने के लिए, लोगों को इंफॉर्मेशन देने के लिए इतनी सामग्रियां हो जाएंगी, आप बोलते रहेंगे महीनों, अंत नहीं आएगा। मैं डॉक्टर अंबेडकर का पाठक रहा हूँ, गौरव के साथ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं पढ़ता हूँ। चूंकि इतने बड़े स्कॉलर, उनको पढ़ना चाहिए, मैं सबको पढ़ता हूँ, लेकिन अंबेडकर को विशेष पढ़ता हूँ। चूंकि अंबेडकर के मौके पर ये उन पर मुझे बोलने के लिए ज़्यादा इनवाइट किया जाता है, तो आप भी पढ़ें। टीचर होने के नाते आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप टीचर हो पाएंगे सही मायनों में, सही अर्थों में। अदरवाइज आप टीचर के वेश में हो सकते हैं, स्कूल कॉलेजों से, अपने प्रोफेशन से जुड़े हो सकते हैं, अपनी रोटी अर्जित कर सकते हैं, अपने पेशे के साथ न्याय नहीं कर सकते। ज़्यादा नहीं कहूँगा, बातें तल्ख हो जाएंगी, कठोर हो जाएंगी। आज के दिन किन्हीं को मैं कठोरता किन्हीं के आगे परोसना नहीं चाहता। ऐसे में मेरी बातों को आप सीरियसली लें, अदरवाइज नहीं लें। ढेर सारी शुभकामनाएं आज के दिवस की, इस 72वें गणतंत्र महापर्व की। आपको ढेर सारी बधाइयाँ, नववर्ष की भी बधाइयाँ। आप खुश रहें, खुशहाल रहें, आज़ाद रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, sir. We always wait for an opportunity to hear you, sir. We are so thankful to God that you came and blessed us. Once again, thank you, sir.